नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली खबर की बात करें तो चिराग पासवान का मंत्री के रूप में डेब्यू हो गया है। जी हां, बिहार के एलजेपीआर प्रमुख और जाने माने राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मोदी 3.0 के कैबिनेट में जगह मिली है। उन्होंने पद की शपथ लेकर मंत्री के तौर पर डेब्यू किया है। इस बार चुनाव में उनकी पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया। एनडीए ने बिहार में एलजेपीआर के खाते में 5 सीट दिए थे। पांचों सीट से चिराग की पार्टी ने जीत दर्ज की। परिणाम आने के बाद चिराग ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने इस बार 2024 में हाजीपुर की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही जीत की हैट्रिक लगाई। साथ ही बिहार में इस चुनाव की पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। चिराग पासवान इससे पहले जमुई से लोकसभा चुनाव जीतते आए हैं। इस बार वहां से उनकी पार्टी के अरुण भारती ने चुनाव लड़ा और विजयी भी हुए। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान देश के गिने चुने सियासी शख्सियतों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 11 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 9 बार जीत भी हासिल की। रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, 5 बार केंद्र में मंत्री बने और 3 पीएम के साथ मंत्रालय संभाला। ऐसे गद्दावर नेता के बेटे चिराग पासवान ने केंद्र में पहली बार मंत्री बन रहे हैं। उन्होंने अब तक 3 बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन आज तक मंत्री नहीं बने थे। इस बार नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। राजनीति में आने से पहले चिराग पासवान बॉलीवुड में अभिनेता रह चुके हैं। फिलहाल वह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष हैं। चिराग दिवंगत सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे हैं। 2019 तक वह बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के हाजीपुर सीट से उन्होंने जीत हासिल की। इस सीट से उनके पिता रामविलास पासवान लोकसभा चुनाव लड़ते आए हैं। चिराग का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग में स्नातक किया। उन्होंने 2011 में कंगना रनौत के साथ एक हिंदी फिल्म में काम भी किया, जिसका नाम था मिले ना मिले हम। फिल्मों में किस्मत आजमाने के बाद उन्होंने बिहार की राजनीति में कदम रखा और जमुई की सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के लिए 2014 में चुनाव लड़ा। यहां उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंदी सुधांशु शेखर भास्कर को 85,000 से अधिक मतों से हराकर पहली बार लोकसभा में पहुंचे। इसके बाद चिराग पासवान ने 2019 के चुनाव में भी अपनी सीट बरकरार रखी। 2019 के आम चुनाव में कुल 52,08,771 वोट हासिल की। निकटतम प्रतिद्वंदी भूदेव चौधरी को हराया। चिराग पासवान को 2014 में जहां जमुई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, वहीं उनके पिता रामविलास पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जीत दर्ज की थी। रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद 14 जून 2021 को पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे चिराग पासवान की जगह खुद को लोजपा की लोकसभा का नेता घोषित कर दिया था। इसके एक दिन बाद चिराग ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई प्रिंस राज सहित 5 बागी सांसदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया था। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी। 2024 तक दोनों ही खुद को रामविलास पासवान का असली विरासत संभालने वाले के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते रहे। 2024 के आम चुनाव से पहले भी हाजीपुर सीट को लेकर पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। चाचा और भतीजा दोनों की पार्टी एनडीए में शामिल थी। ऐसे में काफी प्रयास के बाद 18वें लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच गतिरोध समाप्त किया गया और चिराग पासवान की पार्टी को एनडीए ने बिहार में 5 सीटें दी, जिस पर चिराग पासवान ने जीत कर दिखाया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में मायावती का बढ़ा दबदबा। उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम मायावती की पार्टी का असर ज्यादा भले ना दिखा हो, लेकिन बिहार के एक लोकसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी ने छाप जरूर छोड़ दी है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार की कई सीटों पर बसपा को जबरदस्त वोट मिले हैं। कुछ सीटों पर कांटे का टक्कर भी देखा गया है। इस सीट पर उत्तर प्रदेश से अधिक वोट मिले हैं। अन्य 37 सीटों पर सभी दलीय व निर्दलीय प्रत्याशी बेहद कम मतों के साथ सिमट गए हैं। इनमें से कई सीटों पर आमने सामने की लड़ाई में दोनों गठबंधनों में से अलग बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा है। बसपा ने बिहार की एक सीट बक्सर में उत्तर प्रदेश में अपने औसत प्रदर्शन से अधिक मत प्राप्त किया है। यूपी में बसपा को कुल 9.39% मत मिले, जबकि अकेले बक्सर में 10.68% मत हासिल किए। वैसे पूरे बिहार में बसपा मात्र 1.75% मत ही जुटा सकी। वहीं असुद्दीन ओवैसी की आईएमएम
को बिहार में केवल 0.88% मत हासिल हुए हैं। वह बिहार में 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उम्मीदवार के दृष्टिकोण से बसपा सबसे अधिक मजबूत जहानाबाद और बक्सर सीट पर दिख रही थी। जहानाबाद में पूर्व सांसद अरुण कुमार तो बक्सर में रियल एस्टेट के निवेशक अनिल कुमार चौधरी उसके उम्मीदवार थे। जहानाबाद में बसपा को 9.33% मत मिले। बसपा बिहार की 37 सीटों पर चुनाव लड़ी। बिहार की औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कटिहार, सासाराम सीटों पर तीसरे स्थान पर रही। वहीं अररिया, दरभंगा, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, झंझारपुर, काराकाट, मधेपुर, मधुबनी, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्णिया, उजियारपुर और वैशाली में चौथे। आरा, बेगूसराय, नवादा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी व वाल्मीकि नगर में 5वें स्थान पर रही। खगड़िया, मुंगेर, नालंदा व सुपौल में छठे तो मुजफ्फरपुर व शिवहर में 7वें और किशनगंज में 8वें स्थान पर रही। अब रुक करते हैं तीसरी खबर का। रजत नेता वीरन यादव गिरफ्तार हो गए हैं। जी हां, पुलिस पर हमले समेत कई आरोप लगे हैं उन पर। बालू के अवैध खनन को रोकने गए पुलिस पर शुक्रवार को हमला किए जाने के बाद राजद नेता वीरन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार की। आधी रात को नालंदा से गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में वीरन से पूछताछ कर रही है। राजद नेता वीरन यादव को पुलिस ने आधी रात को नालंदा से गिरफ्तार किया। वीरन यादव पर अवैध तरीके से बालू खनन और पुलिस पर किए गए हमले को लेकर यह कार्रवाई की गई है। 7 जून की रात बिहार थाना पुलिस और खनन विभाग की टीम छापेमारी करने गई थी। इस दौरान हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 51 लोगों को नामजद और आधा दर्जन अज्ञात पर मामला दर्ज किया है। वीरन यादव राजद उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए धंधेबाजों से थाने में जब पूछताछ की तो कई लोगों का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने 51 लोगों को नामजद और आधा दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गिरफ्तार वीरन यादव की मां गीता देवी जिला परिषद सदस्य हैं। वीरन यादव नकटपुरा गांव का रहने वाला है। आरजेडी से एमएलसी का चुनाव लड़ चुका है। वीरन यादव पर अवैध तरीके से बालू खनन एवं फायरिंग को लेकर मामला दर्ज है। इस मामले में बिहार थाना अध्यक्ष रामाशंकर सिंह ने बताया कि पुलिस ने वीरन यादव को गिरफ्तार किया है। कई अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। अवैध तरीके से बालू के धंधे में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात नकटपुरा एवं गोइठवा नदी से अवैध तरीके से बालू एवं मिट्टी खनन को रोकने के लिए नदी के रास्ते की घेराबंदी कर टीम छापेमारी करने गई थी। संख्या बल में पुलिस कम थी। पुलिस ने भाग रहे 5 धंधेबाजों को खदेड़ कर गिरफ्तारी कर लिया। 11 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी और 3 बाइक को जब्त किया गया था। जैसे ही धंधेबाजों के सहयोगियों को छापेमारी की जानकारी हुई तो वे लोग मौके पर पहुंचे और फायरिंग करने लगे। पथराव कर दिया। पुलिस किसी तरह जान बचाकर भागी थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने नालंदा से वीरन यादव को गिरफ्तार भी किया। उससे पूछताछ भी जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मानसून से पहले लू की चपेट में बिहार 40 के करीब पहुंचा पारा। मानसून चौखट पर है और गर्मी आसमान में। बिहार में लू चल रहा है। लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और ऐसे हालात बने रहेंगे। मानसून से पहले एक बार फिर से लोग लू की चपेट में आ गए हैं। लोगों को कई दिनों से प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही भीषण गर्मी लोगों की हालत बिगाड़ रही है। करीब 20 दिनों के बाद रविवार को पारा 40 के करीब पहुंच गया। भीषण गर्मी अभी कुछ दिन और झेलना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 12 जून से मौसम में परिवर्तन होने और बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। इसके बाद ही लोगों को गर्मी से निजात मिल सकेगा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पटना सहित 10 जिला भीषण गर्मी और 2 जिला लू की चपेट में रहा। पटना, शेखपुर, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, नवादा, नालंदा, अरवल और मुंगेर भीषण गर्मी की चपेट में रहा। वहीं जमुई और गया लू की चपेट में रहा। प्रदेश की सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस बक्सर में रिकॉर्ड किया गया। आसमान साफ रहने से सूरज के तल्ख तेवर ने पिछले 3 दिनों से लोगों को गर्मी से बेहाल कर दिया है। पटना में भीषण गर्मी रहने से दोपहर में सड़कों पर कर्फ्यू जैसे हालात दिख रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग दिन में घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। शाम को भी गर्म हवा चलती रहती है। सोमवार को भी बिहार भीषण गर्मी की चपेट में रहेगा। विभाग ने पटना, बांका सहित दक्षिण पश्चिम व दक्षिण मध्य भागों के जिलों के 1-2 स्थानों पर भीषण उष्ण लहर के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्मी पछुआ हवा चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं वैशाली, सिवान, सासाराम, गोपालगंज और सहरसा
के 1-2 स्थानों पर लू लहर चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के मरुस्थल से आने वाली गर्म पछुआ हवा से पटना और बिहार के कई जिले पिछले कई दिनों से झुलस रहे हैं, जिस कारण इस सीजन में लगातार राजधानी में गर्मी के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पटना रविवार को भीषण गर्मी की चपेट में रहा। यहाँ का अधिकतम तापमान 83.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि पारा का यह स्तर इस मौसम से सर्वाधिक है। इससे पहले 8 जून को पटना का अधिकतम तापमान 83 और 28 मई को 42.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। रविवार को पटना में अधिकतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सूरज की तल्खी ने घरों में भी लोगों को गर्मी से बेचैन कर रखा है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के तहत मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री दर्ज किया गया। दूसरी ओर दिन की शुरुआत के साथ ही सूर्य की तपन से धरती तपने लगती है। दोपहर तक सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार में निकलने के साथ ही लोग पसीने से तरबतर नजर आए। दिन के समय में एक बार फिर दुकानों में ग्राहकों की संख्या कम नजर आई। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भूमिहार, ब्राह्मण, ओबीसी और दलित, मोदी कैबिनेट में कैसे साधे गए बिहार के जातिगत समीकरण। जी हां, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उसके अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। वहीं बिहार से केंद्र में 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से 4 मंत्री बने हैं। एनडीए सरकार में बिहार के जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में एनडीए सरकार बन गई है और 10 साल बाद केंद्र में बिहार की सियासी धमक बढ़ गई है। मोदी मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्रियों की संख्या 6 से बढ़कर 8 कर दी गई है। मोदी सरकार 3.0 में बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 4 कैबिनेट और 4 केंद्रीय राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी कोटे से 4 मंत्री बने हैं, जो 4 मंत्री पद सहयोगी दलों के हिस्से में गए हैं। जेडीयू से 2, एलजेपीआर से 1 और हम पार्टी के इकलौते सांसद जीतन राम मांझी को मंत्री बनाया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के जातीय समीकरण के साथ क्षेत्रीय बैलेंस बनाने की कवायद की है, लेकिन दक्षिण बिहार क्षेत्र में राजपूतों की एनडीए से बगावत महंगी पड़ी है। मोदी सरकार 3.0 में बिहार के राजपूतों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। बिहार में केंद्र में 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी कोटे से 4 मंत्री बने हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो नित्यानंद राय दूसरी बार राज्य मंत्री बने हैं। मोदी सरकार 3.0 में नए चेहरे के तौर पर राजभूषण चौधरी और सतीश चंद्र दुबे को शामिल किया गया है और दोनों ही बीजेपी नेता राज्य मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू कोटे से राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह कैबिनेट मंत्री बने और रामनाथ ठाकुर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट में बिहार से जिन 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, उसमें स्वर्ण, दलित और अति पिछड़ा वर्ग को बराबर हिस्सेदारी दी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 3 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक ओबीसी और 2 अति पिछड़ा वर्ग से हैं। दलित समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें सूबे की दलित और महादलित दोनों को शामिल किया गया है। बिहार में स्वर्ण वोटर बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, जिसके लिहाज से मोदी सरकार में भूमिहार समुदाय से 2 और ब्राह्मण समाज से 1 मंत्री बनाया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के मुकाबले में शानदार जीत हासिल की। 9 जून रविवार को न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान को जीत के लिए 120 रनों का टारगेट मिला था, मगर भारत की दमदार गेंदबाजी के आगे उसकी एक ना चली। भारतीय टीम की जीत के सूत्रधार यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह रहे। बुमराह की धांसू गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस नजर आए। प्लेयर ऑफ द मैच रहे बुमराह ने 4 ओवरों में महज 14 रन देकर 3 विकेट लिया। बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी ने दम पर ही भारतीय टीम मैच पलटने में कामयाब रही। भारतीय टीम को पहली सफलता बुमराह ने ही दिलाई थी, जब उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर विपक्षी कप्तान बाबर आजम को चलता किया। बाबर इस दिग्गज तेज गेंदबाज की लेंथ बॉल को पढ़ नहीं पाए और फर्स्ट की स्लिप में ही सूर्य कुमार यादव को कैचते बैठे। बुमराह ने इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर दिया। रिजवान का आउट होना मैच का टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि वो पूरी तरह क्रीज पर सेट हो चुके थे। आखिर 2 ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 21 रन बनाने थे और उसके 5 विकेट हाथ में थे। यहां से पाकिस्तान की उम्मीदें इफ्तिखार अहमद पर टिकी थी, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर बुमराह ने उन्हें भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इफ्तिखार फुल टॉस गेंद को सही से
टाइम नहीं कर पाए और अर्शदीप सिंह ने कैच लपक लिया। पाकिस्तान की पारी के 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन बने। फिर भारतीय कप्तान रोहित ने आखिरी ओवर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को दिया। उस समय क्रीज पर शाहीन अफरीदी और इमाद वसीम मौजूद थे। अर्शदीप ने पहली ही गेंद पर इमाम को कैच आउट कराया और पाकिस्तान की थोड़ी बहुत बची उम्मीद भी खत्म कर दी। आफरीदी और नसीम शाह ने मिलकर उस ओवर में जरूर 11 रन बनाए, मगर तब तक मैच पाकिस्तान के हाथों से फिसल चुका था। बुमराह की गेंदबाजी देखकर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग हतप्रभ रह गए थे। सहवाग ने ट्वीट कर लिखा है कि हार के जीतने वाले को बुमराह कहते हैं। क्या शानदार स्पेल था और न्यूयॉर्क में एक बहुत ही विशेष जीत मिली। ऐसे में बिहार से जुड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे और विस्तार से खबरों को जानने के लिए इंडिया न्यूज़ बिहार देखना बिल्कुल ना भूलें।